भारत की सबसे पवित्र नदी अपने ही जन्म स्थान पर गंगा कहलाती ही नहीं है। अरे हाँ, ये बात अक्सर लोगों को चौंका देती है। मतलब अगर हम नक्शे पर 0 किलोमीटर पर जाएं, जहां से इसका सफर शुरू होता है, तो वहां गंगा नाम की कोई नदी है ही नहीं। तो फिर वहाँ है क्या? जो उत्तरकाशी में गंगोत्री या कहले गोमुख हिमानी से जो पानी की बहुत तेज धारा बाहर निकलती है, उसका असली नाम क्या है? उसका असली नाम भागीरथी है, और भागीरथी की गति बहुत तेज होती है शुरुआत में। अच्छा, लेकिन मैंने डेटा में देखा कि भागीरथी की गति भले ही तेज हो, पर उसका आकार या कहले उसका वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं है जो उत्तर भारत के इतने विशाल मैदानों को सींच सके। यहीं से इस तंत्र का मतलब सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू शुरू होता है। भागीरथी भले ही इस कहानी का मुख्य चेहरा हो, पर इस पूरे सिस्टम की जो मुख्य धमनी है वो कोई और है। वो अलकनंदा है ना? बिल्कुल, सतोपंथ हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा। पानी की मात्रा या वॉल्यूम के हिसाब से असली लीडर यही है, और इसका बहुत सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम इसी के तट पर है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझ रही थी। अलकनंदा मुझे एक स्टार्टअप के सीईओ जैसी लगती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब वो अकेले शुरू होती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए रास्ते में 5 गहरी घाटियों में अन्य नदियों को यानी अपने को फाउंडर्स को अपनी टीम में जोड़ती जाती है, ताकि कंपनी यानी नदी बड़ी हो सके। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। हमारे भूगोल में इसी टीम बिल्डिंग को पंचप्रयाग कहा गया है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित नेटवर्क का निर्माण है। हाँ, और हमारे नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक दी गई है, VNKRD। तो अगर मैं इसे डिकोड करूं तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग आता है, जहां धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है। एकदम सही। और फिर आता है नंद प्रयाग, जहाँ नंदाकिनी नदी अपना पानी से मिलाती है। इसके बाद जो कर्ण प्रयाग आता है, वहां पिंडर नदी मिलती है ना? नोट्स में लिखा है कि पिंडर का स्वभाव थोड़ा अलग है। हाँ, पिंडर नदी बहुत ही तेज बहाव वाली नदी है। जब वो अलकनंदा में मिलती है तो वो पूरे सिस्टम के थ्रस्ट को यानी धक्के को अचानक बढ़ा देती है। तो मतलब वो एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। और फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जुड़ती है, जिसके किनारे केदारनाथ है। बिल्कुल, और इन सब का पानी समेटने के बाद अलकनंदा एक विशाल जल शक्ति बन जाती है। और तब फाइनली आता है देवप्रयाग, जहां ये वॉल्यूम से भरी अलकनंदा और वो तेज गति वाली भागीरथी आपस में टकराती हैं। हाँ, और इन दोनों के संगम से जो नई विशाल जलधारा बनती है, उसे ही हम आधिकारिक तौर पर गंगा कहते हैं। कमाल है। लेकिन यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पहाड़ से निकलकर जब ये नदी हरिद्वार पहुंचती है, तो डेटा कहता है कि इसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फिजिक्स ऑफ फ्लो को देखना होगा। पहाड़ों में नदी का मुख्य काम मिट्टी और पत्थर काटना होता है। मतलब इरोजन करना। बिल्कुल, वहाँ ढलान इतनी सीधी और खड़ी होती है कि पानी बहुत तेजी से बहता है। तो पहाड़ों में नदी एक आरी की तरह काम करती है, जो रास्ते की हर चीज को काट रही है। एकदम सही एनालॉजी। लेकिन हरिद्वार आते आते पहाड़ खत्म हो जाते हैं और मैदानी इलाके शुरू हो जाते हैं। तो आरी काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि जमीन समतल हो जाती है। जब ढलान समतल होती है तो नदी की जो वेलोसिटी है, गति है, वो अचानक धीमी पड़ जाती है। अच्छा, तो गति कम होने से क्या होता है? गति कम होने से पानी में इतनी ऊर्जा नहीं बचती कि वो उस भारी मलबे और पत्थरों को आगे धकेल सके, तो वो नदी उस मलबे को वहीं जमा करना शुरू कर देती है। जिसे डिपोजिशन कहते हैं। हाँ, और इसी प्रक्रिया में नदी अपने साथ लाई गई बहुत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल को किनारों पर बिछाने लगती है। और यही वो मिट्टी है जो इन मैदानी इलाकों को दुनिया का सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र बनाती है। मतलब उत्तराखंड से शुरू होकर यूपी, बिहार, झारखंड के साहेबगंज और पश्चिम बंगाल तक का सफर इसी मिट्टी पर टिका है। बिल्कुल, ये 5 राज्यों की अर्थव्यवस्था का आधार है। पर एक सेकंड, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। उत्तराखंड से लाया गया पानी क्या इतना काफी है कि वो 2500 किलोमीटर के सफर में इतनी भीषण गर्मी और वाष्पीकरण को झेलते हुए समुद्र तक पहुंच सके? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसका जवाब है नहीं। गंगा को इस सफर में जिंदा रहने के लिए बाहरी मदद चाहिए होती है, जो उसे अपनी सहायक नदियों से मिलती है, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एकदम सही। अगर हम बाएं तट की नदियों की बात करें जो उत्तर की दिशा से मतलब हिमालय से उतर कर आती हैं, तो वे गंगा का वॉल्यूम कई गुना बढ़ा देती हैं। हाँ, हमारे नोट्स में रामगंगा का जिक्र है, जो कन्नौज के पास मिलती है। फिर घाघरा है, जिसे सरयू भी कहते हैं, और वो शारदा नदी को अपने साथ लाती है। और इसके बाद गंडक नदी आती है। आपको पता है गंडक का प्रभाव कितना बड़ा है? मैंने पढ़ा था कि त्रिवेणी नहर को पानी इसी से मिलता है, जो लाखों किसानों की जीवन रेखा है। बिल्कुल,
क्योंकि ये हिमालय के ग्लेशियर से आती हैं तो इनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन इन सब के बीच गोमती नदी का जो फैक्ट है वो मुझे बहुत हैरान करता। गोमती किसी पहाड़ से नहीं निकलती है ना? हाँ, गोमती का भूगोल थोड़ा अलग है। इसका उद्गम यूपी के पीलीभीत में फुलहर झील से होता है, जो कि एक मैदानी इलाका है। मतलब एक समतल मैदान से इतनी बड़ी नदी कैसे बन सकती है बिना किसी ग्लेशियर या ढलान के? ये ग्राउंड वाटर यानी भूजल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जब मैदानी इलाकों में पानी का स्तर बहुत ऊपर आ जाता है तो वो सतह पर रिसने लगता है। अच्छा, तो फुलहर झील उसी ग्राउंड वाटर का उभरता हुआ रूप है। बिल्कुल, वही पानी इकट्ठा होकर गोमती जैसी नदी बनाता है। कमाल का मैकेनिज्म है। अब अगर हम दाएं तट की नदियों की बात करें जो दक्षिण से या पठारी इलाकों से आती हैं, तो सबसे बड़ा नाम यमुना का है। हाँ, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है जो प्रयागराज के संगम पर मिलती है। और यमुना को सपोर्ट करने के लिए पीछे से चंबल, बेतवा और केन आती हैं, सीबी के ट्रिक के हिसाब से। लेकिन मुझे चंबल पर रुकना है। चंबल के बीहड़ों के बारे में? हाँ, चंबल अपने गहरे बीहड़ों या रिवाइंस के लिए मशहूर है। पठारी नदियों में तो हिमालय जितना पानी नहीं होता, तो फिर ये इतने गहरे बीहड़ कैसे बन जाते हैं? देखो, बीहड़ बनने का कारण सिर्फ पानी नहीं है, वहाँ की मिट्टी और बारिश का पैटर्न जिम्मेदार है। मतलब वहाँ की मिट्टी कमजोर है? हाँ, वो अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड इलाका है। पेड़ पौधे बहुत कम हैं और मिट्टी भुरभुरी है। जब भारी बारिश होती है तो पानी तेज धार के रूप में इस मुलायम मिट्टी को काट देता है। जिसे गली इरोजन कहते हैं। पेड़ों की जड़ें न होने से मिट्टी पानी को रोक नहीं पाती। एकदम सही। और हजारों सालों से ये खाइयां गहरी होती जा रही हैं। अच्छा, एक और पठारी नदी है जो मुझे लगता है भूगोल के बेसिक नियम को तोड़ रही है। सोन नदी। हाँ। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी। हाँ। मतलब नदियां तो ढलान के साथ दक्षिण की ओर बहती हैं, तो सोन नदी उल्टी यानी उत्तर दिशा की ओर कैसे बह रही है और वो पटना के पास गंगा में कैसे मिल रही है? पानी कभी ढलान के विपरीत नहीं बह सकता। ये बस हमारे नक्शे देखने के नजरिए की बात है। मतलब क्या जमीन का ही ढलान उत्तर की तरफ है? बिल्कुल। उस पठारी क्षेत्र का जो प्लेट्यू ग्रेडियंट है वो प्राकृतिक रूप से उत्तर की ओर झुका हुआ है। अरे वाह! तो वो बस गुरुत्वाकर्षण को फॉलो कर रही है। हाँ, और उसी ढलान के सहारे बहती हुई वो गंगा बेसिन में मिल जाती है। ये तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन अब तक हमने नदियों के सिर्फ अच्छे रूप की बात की है। हमारे डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स में नदियों का एक डार्क साइड भी है। हाँ, हर नदी जीवनदायिनी नहीं होती। बिल्कुल। जैसे कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका विनाशकारी रूप भी तो उसी फिजिक्स ऑफ फ्लो का नतीजा है ना? एग्जैक्टली पकड़ा आपने। कोसी नेपाल से आती है और अपने साथ बेहिसाब मलबा लेकर आती है। और जब वो बिहार के मैदानों में आती है तो गति धीमी हो जाती है। हाँ, और वो सारा मलबा उसके अपने ही रास्ते में जमा हो जाता है। तल उथला हो जाता है और पानी किनारों को तोड़कर भयंकर बाढ़ ले आता है। तो कोसी का विनाश तो पूरी तरह प्राकृतिक है, लेकिन इसी मैट्रिक्स में एक नाम दामोदर नदी का भी है, बंगाल का अभिशाप। दामोदर का केस बिल्कुल अलग है। उसका विनाश इंसान ने किया है। वो छोटा नागपुर पठार से हुगली में मिलती है ना? हाँ, और वो भारत के सबसे बड़े कोयला और औद्योगिक क्षेत्र से गुजरती है। खदानों का सारा रसायन और कचरा बिना ट्रीटमेंट के उसमें डंप होता है। हमारे नोट्स में एक बहुत डरावना शब्द है इसके लिए, जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट। क्या इसका मतलब ये है कि पानी में ऑक्सीजन खत्म हो गई है? वैज्ञानिक रूप से इसका यही मतलब है। रसायन घुलने से पानी में ऑक्सीजन इतनी कम हो गई है कि कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। मतलब ये बस एक मृत नदी है। ये सच में इकोसिस्टम के लिए एक भयानक चेतावनी है। खैर, इस महाकाव्य के अंतिम चरण की ओर चलते हैं। फरक्का का प्लॉट ट्विस्ट। हाँ, पश्चिम बंगाल के फरक्का में आकर गंगा अचानक दो भागों में बंट जाती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा के नाम से बांग्लादेश जाती है और दूसरी हुगली बनकर कलकत्ता की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ आकर नदी की काइनेटिक एनर्जी लगभग शून्य हो जाती है। मैं इसे एक थके हुए यात्री की तरह देखती हूँ जो अपना भारी बोझा अब और नहीं उठा सकता और उसे वहीं गिराने लगता है। बिल्कुल। वेग कम होने से मलबा इतना जमा हो जाता है कि मुख्य रास्ता रुक जाता है और पानी नई शाखाओं में बढ़ जाता है। और फिर ग्रैंड फिनाले होता है जब पद्मा बांग्लादेश में जमुना यानी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो वो मेघना नाम की एक विशाल संयुक्त धारा बनाती है। हाँ, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन। सुंदरवन का इकोसिस्टम, वहाँ मैंग्रोव जंगल है जिनमें वो सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। और ये मैंग्रोव पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये भयानक चक्रवातों या साइक्लोन से
तटों की रक्षा करने वाली एक प्राकृतिक दीवार हैं। पर फिजिकली एक पेड़ तूफान को कैसे रोक लेता है? इनकी जड़ों के कारण, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, ये जमीन के ऊपर एक बहुत ही घना जाल बना लेती हैं। अच्छा, तो जब समुद्री लहर आती है तो वो इस जाल से टकराती है। हाँ, और ये जाल लहरों की ऊर्जा के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हम्म घर्षण से लहरों की ताकत टूट जाती है। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में कमाल है। अब एपिसोड खत्म करने से पहले एक सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। वो पूर्ववर्ती अफवाह वाला? हाँ, एंटीसीडेंट ड्रेनेज। मतलब गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां विशाल हिमालय पर्वतों से भी पुरानी है। ये तथ्य सच में धारणाओं को तोड़ देता है। मतलब ये कैसे संभव है कि नदी उस पहाड़ से पुरानी हो जिसे वो काटकर बह रही है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की थ्योरी से साबित होता है। मैं इसे आरी और लकड़ी के उदाहरण से सोच रही थी। जैसे एक तेज आरी चल रही है और आप उसके नीचे लकड़ी को धीरे धीरे ऊपर धकेल रहे हैं। बिल्कुल। जब हिमालय ऊपर उठना शुरू हुआ तो ये नदियां वहां पहले से बह रही थी। पहाड़ धीरे धीरे ऊपर उठता गया और पानी अपनी ताकत से उसे लगातार नीचे काटता रहा, जिसे हम डाउन कटिंग कहते हैं। इसी करोड़ों साल के संघर्ष से पहाड़ों में गहरी खाइयां बनती हैं। ये प्रकृति की असीमित शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को समराइज करें, गोमुख से लेकर सुंदरवन तक, गंगा सिर्फ पानी नहीं, एक जटिल इकोसिस्टम है। हाँ, और इसके इसी महत्व के कारण 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और आज नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम इसे बचाने के लिए ही चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अंत में मैं श्रोताओं को एक गहरा विचार देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। हमने इस नदी की भौतिक यात्रा तो समझ ली, लेकिन दामोदर नदी के जैविक मरुस्थल बनने का उदाहरण एक डरावने भविष्य की ओर इशारा करता है। सही बात है। अगर वो नदी जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है हमारे ही विकास के कारण दम तोड़ने लगे, तो क्या हमारी ये सभ्यता बच पाएगी? क्या इंसान प्रकृति की ताकत को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा? ये सच में सोचने वाली बात है। जिस नदी ने पहाड़ों को काट दिया, वो हमारे औद्योगिक विकास से हार रही है। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे कुछ नए रहस्यों के साथ।